नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी इतिहास का तीसरा और आखिरी भाग। अब तक इतिहास में आपने सुना कि हवेली में कुंवर चंद की मौत के बाद सब सदमे में है। वो 4 बहनों पर एक इकलौता भाई था और ठाकुर साहब अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हुए चंद को अपने भाई के साथ शमशान ले जाते हैं ताकि गांव में ये बात ना फैले। इधर हवेली की औरतें अपनी अपनी व्यथा एक दूसरे को सुना रही हैं और सभी ये जानना चाहती हैं कि आखिर चंद को हुआ क्या। अब सुनिए आगे। काका ने दूसरा ब्याह क्यों तो कहाँ है काकी? बेला हक्की बक्की सी सवाल पूछ रही थी। पास के गांव में हमारी जमीन है। थारे काका वहां देखभाल के वास्ते आते जाते रहते थे और एक किसान को सारी जिम्मेदारी दे रखी थी। उसी किसान की एक छोरी थी, कमलिनी। सब उसे कमली कहते थे। सांवले रंग की तीखे नए नक्श की वाली छोरी थी और खूब तेज तर्रार मुंह लगी सी। थारे काका ने कमली के बाप को क्या पट्टी पढ़ाई, वो तैयार हो गया कमली का ब्याह थारे काका से करने को। पर अम्मा, पंडित जी ने तो कहा था, बेला ने बीच में ही टोका। हाँ, थारे काका को पता था, पर छोरी की चाहत, कमली की उम्र, रूप और दारू के नशे में वो जबरदस्ती कमली को ब्याह लाए। आते ही अम्मा ने पहले तो शोर मचाया, फिर छोरी की चाहत ने गुरुजी की बातों को भी विसार दिया। पर रेनू ठंडी सांस लेते हुए फिर चुप हो गई। फिर वो कहाँ है? बेला ने आश्चर्य से पूछा। वो थी तो साधारण किसान की छोरी, पर उसके रंग ढंग अलग ही थे। उसे हवेली के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। 2 महीना भी ना हुआ ब्याह को एक दिन वो गायब हो गई। थारे काका पागल की तरह उसे ढूंढने लगे। उसके कमरे में छानबीन करते हुए पता लगा कि कमली किसी छोरे से प्रेम करे थी और शायद उसी के साथ भाग गई। रेनू खामोश हो गई। बेला की उलझने बढ़ती ही जा रही थी। अब ये कमली काकी ये कहाँ गायब हो गई? अम्मा, काकी का कुछ पता चला? पूरी तरह तो ना कह सकूं, पर उसके भगाने के लगभग 1 महीने बाद 2 सड़ी गली लाशें नहर में मिली। कमली के बाप ने निशान से पहचाना कि वो कमली है और रपट में आई कि गला दबाकर उसे मारा गया था। ओह, बेला ने आह भरी। कुछ पता चला किसने? वो तो पता ना चला, पर उस दिन थारे पप्पा, काका और दादी के चेहरे पर बड़ी खुशी थी। कहते कहते रेनू मानो हाँफने लगी। प्रेम न करना लाडो, हवेली की ईटन में बड़ी बड़ी बातें छुपी है, बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। कोई भी हवेली यूं ही हवेली ना बन जावे बेटी। उसकी एक एक ईंट पर जाने कितनी ही कहानियां और कितनी ही लहू हुआ करते हैं। बेला के मन की उथल पुथल बढ़ती ही जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि चंद्र के साथ क्या हुआ। वो दौड़कर चंद्र के कमरे में गई कि शायद कुछ मिल जाए। बाहर पूरा अंधेरा घिर चुका था और बारिश भी जोरों की होने लगी थी। बारिश के कारण ठाकुर साहब को लौटने में भी वक्त लग रहा था। बेला चंद के कमरे में गई और अलमारी बिस्तर उलट पुलट कर कुछ खोजने का प्रयास करने लगी। तभी चंद के फोन पर नजर गई, पर उसमें चंद का ही फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था और पैटर्न उसे पता नहीं था। फोन हाथ में लेते ही उसे रेशमी की याद आई। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि चंद भैया
सोचते सोचते मन फिर भर आया। चंद के कमरे में उसका बिखरा पड़ा सामान उसके दर्द को और बढ़ा रहा था। रेशमी पड़ोस के रामकृपाल सिंह की बेटी है और बेला की सहेली, पर लगभग 1 साल से चंद से उसका मिलना जुलना बढ़ गया था। कभी बेला के बहाने रेशमी यहाँ आ जाती तो कभी चंद किसी बहाने से वहां चला जाता। कभी कभी देर रात दोनों रेशमी के छत पे मिलते। कुछ सोचते हुए बेला ने घर के फोन से रेशमी को फोन लगाया और पूछा कि चंद क्या रात उससे मिलने आया था। हाँ बेला, वो आए थे, पर वो थोड़े बुझे बुझे से लाग रहे थे। मैंने पूछा तो बोला कि 3-4 दिन से ऐसे ही सुस्ती से आवे है और हरदम सोने का मन करे है। अच्छा, तो तूने पूछा ना कि क्या हुआ है? बेला ने थोड़ा तमक कर पूछा। अरे मैंने पूछा, पर वो बताया ना। पर क्या हुआ, तू ये सब काहे पूछ रही है? रेशमी ने थोड़े गंभीर लहजे में पूछा। कुछ ना, बाद में बात करूं तुमसे, कहते हुए बेला ने फोन काट दिया। तो मतलब भैया की तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी पहले से ही? पैरों पर जो 2 छेद के निशान भी थे, तो क्या किसी सांप ने? बेला को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, पर किससे, कैसे? सुमन, सुगंधा और सुनैना को तो चंद्र से कुछ खास लगाव था नहीं, क्योंकि चंद इन सब से शायद ही कभी सीधे मुंह बात करता हो। सोचते सोचते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। पहले रेणु का कमरा पड़ता है, तो वहां से गुजरते हुए कमरे से काकी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। दरवाजे से झांक कर देखा तो काकी अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रही थी। बेला को ये देखकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि सुदेशा हमेशा रेणु से मन ही मन जलती और घुमा फिरा कर उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती। सुदेशा को बेटा ना होने का गम भी था और पूरे परिवार का अपने जेठ पर निर्भर होने की पीड़ा भी थी। श्रीपाल ने अपने हिस्से की लगभग सारी जायदाद पहले ही नशे में उड़ा दी थी और उदारीकरण के बाद विदेशी कंपनियों के दिल्ली के आसपास अपना प्लांट लगाने के लिए इस किसानों की जमीन जब महंगे दामों में खरीदी जाने लगी, तो हरपाल सिंह ने अपना ज्यादा हिस्सा बेचकर अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली और गांव में उनका रुतबा और बढ़ गया। इस तरह श्रीपाल पूरी तरह से भाई पर आश्रित हो गया था। छोटी ई हवेली का पाप ही काट के खा गयो और मारा छोड़ा इन पापों की बलि चढ़ गया। पिछले 2 पीढ़ियों से यही तो होते आए हो यहाँ। हमने सोचा कि हम अपनी छोरियों को बचा लेंगे, पर ये तो छोरा ही चलो गयो। कहते हुए रेणु जोर जोर से सुदेशा के कंधे पर सर रखकर सुबकने लगी। जीजी, 2 पीढ़ी? हाँ सुदेशा, मतलब अम्मा की ननद भी? हाँ सुदेशा, उसे कहो हो तो जीजी। यो तो मैं ना कह सकूं छोटी, काई की अम्मा ने जो बताया उस पर मैंने उस वक्त तो भरोसा हो गयो थो। रेणु कहते कहते रुक गई। पर के जीजी? सुदेशा ने आतुरता से पूछा। अम्मा ने बताया था कि उनकी ननद 14-15 की लाग रही थी, तभी हरिद्वार पे गंगा स्नान करते हुए बह गई। ओह, सुदेशा की आह निकल गई। पर जीजी, आपको इस बात पर भरोसा काहे नहीं कि वो गंगा में बह गई? अब छोटी वो बह गई या बहा दी गई, ये किसे पता? सुदेशा ने भरे गले से कहा। बाद में पता चलो थो कि अम्मा का भाई मने ठाकुर साहब के मामा उन्हें पसंद करते थे और किसी न किसी बहाने से यहाँ आते जाते थे, और शायद बुआ जी भी उनको पसंद करने लगी थी। इसीलिए लाडो, सबको समझाना सुदेशा, प्रेम ना करें छोरियां। प्रेम ना करेंगी तो जीतू तो रहेंगी। बहुत पाप वो है हवेली में
महाराज चंद उसी पाप की बलि चढ़ गए हो महाराज चंद, कहते हुए रेणु फिर से जोर जोर से रोने लगी। सुरेशा ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। बेला स्तब्ध सी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अब उसे अपनी इस हवेली से नफरत सी हो रही थी। लग रहा था मानो काका, बुआ, दादी सब कभी ढाढ़ी मार मार कर रो रही हैं, फिर अट्टहास कर कह रही हैं कि कोई कांधा देने वाला ना होगा तुमको। क्षुब्ध मन से वो अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी देखा कि सुमन किसी से फोन पर बात कर रही थी। हो गया। नहीं, अभी तो नहीं। नहीं, लगता तो नहीं है कि किसी को कुछ पता चलेगा। अभी कुछ दिन शांति से रहो। कहते हुए उसने फोन रख दिया। पलटी तो बेला पर नजर पड़ते ही वो चौंक गई। किससे बात कर रही थी? बेला ने थोड़े खोजबीन वाले लहजे में पूछा। सुमन बिना जवाब दिए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई और पीछे पीछे बेला भी। सुमन कमरे में जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। बेला भी उसके पास आकर बैठ गई। पास रखे टेबल पर गणित नोट पुराने नोटबुक के बीच से कुछ झांक रहा था। बेला के मन में उत्सुकता हुई तो उठाकर वो निकाल लिया। देखा कि गणित में काम आने वाला 2 नोक वाला डिवाइडर था। बेला के हाथ में वो देखकर सुमन ने हड़बड़ाते हुए वो छीनने की कोशिश की। बेला को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसने डिवाइडर को कसकर पकड़ लिया। फिर ध्यान से देखा तो उसके दोनों नोक पर लाल निशान जैसा कुछ था। आप ऐसे डर काहे रहे हो जीजी? बेला ने पूछा। मैं डर कहाँ रही हूं? सुमन ने संभलते हुए कहा। ना जीजी, कोई बात तो है। अभी आप फोन पर किससे बात कर रही थी? बेला के ये पूछने पर सुमन खामोश रही। बोलो जीजी, आप तो पढ़ती भी ना हो तो इसका आपको क्या काम? और इसमें ये निशान किस चीज का है लाल लाल? बोलो जीजी, कोई बात तो है। आपको पता है कि चंद भैया को क्या हुआ? तो आपको पता है कि जीजी की माँ हमेशा क्यों कहती है कि प्रेम ना करियो लाडो? हमारी बुआ, काकी और दादी बुआ भी। सुमन ने संयत स्वर में उत्तर दिया। आपको ये सब पता है? बेला की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो क्या आपको ये भी पता है कि चंद भैया को? इतिहास बेला, इतिहास, कहते हुए सुमन के चेहरे पर शांति थी। कि मतलब? बेला ने चौंकते हुए पूछा। मतलब के? अभी तूने ही बताया ना कि हमारी बुआ, काकी, दादी बुआ सबकी मौत का कारण पता ना चला। हाँ, बस एक बात पता थी कि सबने प्रेम कियो थो। तो सुमन ने बेला की तरफ शांत भाव से देखा। तो बेला ने सवाल किया। तो हो सके है कि चंद भी। सुमन ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जीजी, थारे को पता था क्या चंद भैया और रेशमी के बारे में? पता था क्या? तो क्या तूने? बेला गुस्से और हैरत से अकबक थी। सुमन के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट थी। अब हवेली का इतिहास तो बदलना ना चाहिए ना बेला। अम्मा ने अपनी छोरियों को प्रेम ना करियो कहकर रोक लिया, पर चंद को ना रोक पाई। उसे तो कहा ही नहीं कभी कि छोरा प्रेम ना करियो। पर कैसे जीजी? भैया को तो सांप ने काटा ना। हाँ, वो सांप तेरे हाथ में है ना। सुमन का चेहरा एकदम शांत व सपाट था यह बोलते हुए। बेला के हाथ से वो डिवाइडर छूट कर गिर गया था। थोड़ी देर अशांत सी चुप रही वो। पर जीजी, इससे कैसे?
इससे नहीं, ये तो सिर्फ निशान लगाने वास्ते। धीमा धीमा होता है सब कुछ, धीमे धीमे जहर से। सुमन दोनों घुटनों पर अपनी ठोरी टिकाए बैठी थी। और थारे को डर न लगा कि पप्पा को पता चला तो? बेला ने संजीदगी से पूछा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? जान ले लेवेंगे ना। तो ये बता कि हवेली में जिंदा कौन है? सब बस सांस लेवे हैं। आज से दादी, पप्पा और काका भी सांस ही लेवेंगे बस। कहते कहते सुमन का चेहरा सख्त हो गया। बेला ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी की लिखी हुई कहानी इतिहास। आप जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।